हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं भूकंप एवं भूकंप विज्ञान। और ये मैं बता दूं आपको कि ये जो हमारी क्लास है ये फिज़िकल ज्योग्राफी की आज 9वीं क्लास है और लेसन नंबर हम 10 करने जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो क्लास है सबके लिए है, फर्स्ट ग्रेडर और नेट जेआरएफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन भूकंप विज्ञान और के बारे में, भूकंप के बारे में। तो भूकंप जो होता है भूकंप, तो भूकंप क्या है? पृथ्वी का कंपन है। पृथ्वी का कंपन जो होता है यही भूकंप है। पृथ्वी का कंपन ही भूकंप होता है, ठीक है। अब ये भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो दोनों लगभग पूरक हैं, एक दूसरे के क्या है वो पूरक हैं। और ज्वालामुखी और भूकंप जो होते हैं ये कितनी गहराई से, अधिकतम ये कितनी गहराई से आते हैं? तो अधिकतम अगर हम बात करें तो ये 750 किलोमीटर की गहराई से आते हैं, ठीक है। और ऊपर का जो हमारे पास में पार्ट होता है वो होता है क्रस्ट होती है हमारे पास में, क्रस्ट। तो क्रस्ट ऊपर का है। दूसरा मेंटल का जो ये पार्ट होता है ना, जिस पार्ट से ये भूकंप उद्गारित होते हैं उस पार्ट को कहते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कहा जाता है, इस एरिया को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, मंडल, ठीक है। एक बात तो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा, फिर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ से भूकंप की तरंगे उत्पन्न हो रही हैं या इस एरिया से भूकंप की तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, तो यहाँ से भूकंप की तरंगे जो हैं वो चारों तरफ जाएंगी, ऊपर की ओर भी जाएंगी, यानी हर तरफ। जैसे आपने एक पानी के तालाब के अंदर जैसे आप पत्थर फेंकते हैं तो उसके चारों तरफ वेव्स बनती हैं, इस प्रकार से लहरें बनती हैं। वो लहरें जो होती हैं वो सब तरफ चलती हैं, हर तरफ लहरें जाती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लहरें के रूप में यानी तरंगे निकलेंगी। यहाँ पे भी क्या होगा? तरंगे निकलेंगी। और ये तरंगे जो हैं ये तरंगे चारों तरफ जाएंगी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो धरातल पर पहुँचेंगी तरंगे, जो सबसे पहले धरातल पर पहुँचती हैं वो इस भूकंप केंद्र से, जहाँ से भूकंप उद्गारित हुआ है, इस केंद्र से 90 डिग्री समकोण पर जाती हैं। यानी ये समकोण पर जाती हैं। समकोण पर जिस एरिया पर टकराएंगी उसे हम कहेंगे एपी सेंटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं। एपी सेंटर यानी कि भूकंप का अधिकेंद्र कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? भूकंप अधिकेंद्र कहा जाएगा, भूकंप अधिकेंद्र। और जहाँ से भूकंप उद्गारित हुआ है इस एरिया को कहते हैं भूकंप मूल। भूकंप मूल कहते हैं या भूकंप केंद्र कहते हैं। ये भूकंप केंद्र कहलाता है। फोकस कहते हैं इसको, फोकस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फोकस इसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ से भूकंप उद्गारित होता है, तो जब भूकंप उद्गारित होता है तो तब यहाँ से दो प्रकार की तरंगे यहाँ से उत्पन्न होती हैं, दो प्रकार की तरंगे। अब हम जो देख रहे हैं ये भूकंप के तत्व देख रहे हैं, तो उनमें से हमारे पास में एक आएंगी तरंगे। यदि हम तरंगों का डिवाइडेशन करें तो तरंगों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारे पास में बनेंगी भूगर्भिक तरंगे, या जिसे कहा जाता है पातालीय तरंगे कहा जाता है, ठीक है। दूसरी होते हैं धरातलीय तरंगे। जो भूगर्भिक तरंगे होती हैं वो होती हैं पी और एस जो होती हैं ये भूगर्भ के अंदर ही चलती हैं, ये धरातल पर नहीं आती। और धरातलीय तरंगे जो होती हैं वो होती हैं एल तरंगे। अब ये एल तरंगे जो हैं इसका जो नाम दिया गया था वो HD लव के नाम पर दिया गया था। HD लव के नाम पर एल तरंगों को नाम दिया गया है, ठीक है। और फिर आप ये देखेंगे कि जो भूगर्भ के अंदर जो चलने वाली तरंगे हैं वो कौन सी हैं? दो तरंगे हैं। एक हमारे पास में P है और एक हमारे पास में S है। जहाँ पर ये न्यूनतम कम से कम दूरी जहाँ पर होती है भूकंप मूल और अधिकेंद्र के बीच में, जहाँ कम से कम दूरी होगी, समकोण स्थिति पर कम से कम दूरी होती है, तो उसे हम कहते हैं एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र कहा जाता है। यहाँ अधिकेंद्र पर जब इसकी चोट लगती है, जब नीचे से चोट लगती है तब यहाँ से
तरंगें उत्पन्न होती हैं जो भूगर्भ के ऊपर चलेंगी, सॉरी धरातल के ऊपर चलेंगी, वो तरंगें होंगी हमारे पास में। तो ये तरंगें लहरनुमा चलती हैं और ये तरंगें कौन सी होती हैं? एल तरंगें होती हैं। ये एल तरंगें होती हैं जो सरफेस पर चलती हैं, सतह पर चलती हैं, ठीक है। इनमें से एक हमारे पास में पी तरंगें होती हैं और एक हमारे पास में एस तरंगें होती हैं, पी और एस तरंगें, पी और एस तरंगें। अब हम देख लेते हैं जरा पी और एस तरंगों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, पी और एस तरंगों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पी और एस तरंगें, देखो पी तरंगें प्राइमरी तरंगें कहलाती हैं। प्राइमरी यानी कि फर्स्ट, सबसे पहले आकर के टकराने वाली तरंगें होती हैं। ये सबसे पहले आकर के जो टकराएंगी सरफेस पर, ये तरंगें पी तरंगें कहलाती हैं। और यहाँ 1 मिनट, तो चलिए देखें, अब हमारे पास में पी और एस तरंगें हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो होती हैं पी तरंगें, या हम पी तरंगों के बारे में देखते हैं पहले। पी तरंगें जो होती है ना, इनका जो वेग होता है और जो इनका दिशा होती है वो तीव्र गति से होती है। इनका वेग मतलब बहुत तेज़ गति से होता है, बहुत तेज़ गति से चलती हैं, यानी कि इनकी जो गति होती है वो कैसी होती है? तीव्र गति होती है, तीव्र गति, सबसे अधिक तेज चलती हैं ये। और ये जो चलती हैं ये समानांतर चलती हैं, समानांतर यानी चट्टान के कणों के समानांतर चलती हैं, समानांतर, चट्टान के कणों के समांतर चलती हैं, यानी ये चलती हैं ध्वनि तरंगों के अनुरूप, ध्वनि तरंगों के रूप में चलती हैं, इसीलिए इन्हें अनुदैर्ध्य कहा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगें कहा जाता है, अनुदैर्ध्य कहा जाता है इसको, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इन्हें अनुदैर्ध्य कहा जाता है और इनकी गति सर्वाधिक होती है। और तीसरी इनकी विशेषता है कि ये सभी प्रकार के पदार्थों में गमन करती है, चाहे वो गैस हो, द्रव हो और ठोस हो, यानी ये तीनों प्रकार के पदार्थों के अंदर, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, उन तीनों अवस्थाओं में से गुजर सकती है। इसीलिए ये सबसे पहले टकराती हैं कहाँ पर? एपिसेंटर पर। जहाँ ये टकराती हैं वहीं एपिसेंटर तैयार होता है, वहीं एपिसेंटर बनता है। उसके बाद देखिए जरा, ये जो तरंगें होती हैं ना, जब ये तरंगें चलती हैं तो ये तरंगें चट्टानों के अंदर दबाव व संपीड़न लेकर के आती हैं, यानी दबाव लगाती हैं, उस पर एक दूसरे पर दबाव लगाती हैं। ये तरंगें इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार से, यानी एक दूसरे के समांतर चलती हैं इस प्रकार से तरंगें, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? उसके अंदर दबाव लगाती हैं, चट्टानों के बीच में दबाव लगाती हैं, इसीलिए इनको दबाव मूलक कहा जाता है, दबाव मूलक कहा जाता है, या फिर इन्हें संपीड़नात्मक कहा जाता है, संपीड़नात्मक कहा जाता है, संपीड़नात्मक तरंगें भी कहते हैं। क्लियर। और प्राथमिक तरंगें तो इसका पी, प्राइमरी इसका नाम है ही, प्राथमिक तरंगें, ठीक है, प्राथमिक तरंगें। लेकिन प्राथमिक के साथ साथ इनको गौण भी कहा जाता है। ये तरंगें जो होती हैं ये गौण तरंगें होती हैं, इनका हम इन्हें महसूस नहीं कर पाते, हमें नहीं पता चलता इन तरंगों के बारे में, तो ये गौण तरंगें होती हैं। इसी प्रकार से जो हमारे पास में आती है एस तरंगें, एस तरंगें जो हैं, ठीक है। एस तरंगों की गति पी से क्या होती है? धीमी होती है, कम होती है, धीमी कह देते हैं अपन इसको, यहाँ पे धीमी कह देते हैं। और एल तरंगें जो होती हैं इनकी गति कैसी होती है? मंद होती है, इनकी गति मंद होती है, बहुत ही धीमी चलती हैं एल तरंगें। अब एस तरंगों की गति धीमी है और धीमी गति है, और ये चलती हैं चट्टान के कणों के समकोण, समकोण में चलती हैं। ये कैसे चलती हैं? समकोण में चलती हैं, चट्टान के कणों के समकोण में चलती हैं, यानी ये चलती हैं प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में चलती हैं, इसलिए इनको प्रकाश तरंगों के रूप में चलेंगी, तो इसलिए इन्हें कहेंगे हम अनुप्रस्थ तरंगें कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगें कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगें कहा जाता है। और जब ये प्रकाश तरंगों के रूप में चल रही हैं, यानी प्रकाश तरंगों के रूप में हैं, तो इनका जो चलने का तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार, यानी ये इनका गैप जो होता है वो बहुत
मतलब ज़्यादा होता है, गैप इनके बीच का जो गैप है वो काफ़ी अधिक गैप है। जबकि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये तो बिल्कुल ही अपने जहाँ ये पहले गई थी उसके बिल्कुल समांतर ही जाती है दोबारा से भी, लेकिन ये फटाफट तेज़ी से ऐसे करते फटाफट, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती हैं, और ये इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो यानी ये समकोण पर चलती हैं, ये कैसे चलती हैं, समकोण पर चलती हैं। और लास्ट इनकी जो बात है वो ध्यान रखना है कि ये जो तरंगे होती हैं, यह तरंगे चट्टानों के कणों को धक्का लगाती हैं। ये क्या करती हैं, चट्टानों के कणों को धक्का लगाती हैं, धक्का। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शेयर वेव्स कहा जाता है, शेयर वेव कहते हैं, शेयर वेव कहा जाता है, शेयर वेव कहा जाता है इनको, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इनको शेयर वेव कहते हैं, जबकि इनको क्या कहते हैं, दबाव मूलक और संपीड़नात्मक कहते हैं, क्योंकि ये दबाव लगाती हैं और ये क्या करती है, धक्का लगाती है उनको। तो ये थी हमारे पास में ये दोनों की दोनों पी और एस तरंगे। और इसमें हाँ एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी, ये तीनों में गमन करती है, गैस, द्रव और ठोस में गमन करती है, जबकि एस तरंगे, जो एस तरंगे होती है, ये द्रव में गमन नहीं करती, ये द्रव के अंदर गमन नहीं करती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना अपने को, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में है एल तरंगे, तो ठीक है। अच्छा, और कौन सा रहेगा इसमें, हाँ यही रहेगा कि पी तरंगों को प्राथमिक कहते हैं, तो एस तरंगों को सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक तरंगे कहा जाता है, द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। और ये तरंगे भी कैसी होती हैं, गौण होती हैं, ये भी क्या होती हैं, गौण, इन्हें भी हम महसूस नहीं कर सकते। अब आती हैं सबसे विनाशकारी जो तरंगे हैं, वो कौन सी हैं, एल तरंगे। सबसे अधिक विनाशकारी जितना भी धरातल पर तहस नहस होता है वो सारा का सारा एल तरंगों की वजह से होता है। और एल तरंगों की गति जितनी मंद होती है उतना ही क्या ये विनाश अधिक करती हैं, ठीक है। उसके बाद में तो इसकी बात करेंगे तो ये भी तीनों अवस्थाओं में चल सकती है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, गैस, द्रव और ठोस में चल सकती है। और इसका निर्धारण जो है वो एच.डी. लाव के द्वारा किया गया था। और इसका जो कंपन होता है वो मुख्य कंपन कहलाता है, मुख्य कंपन उनका जो है वो गौण कंपन कहलाता है, जबकि इसका मुख्य कंपन कहलाता है। और फिर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो होती है ये लहरनुमा चलती है, ये चलती है किस प्रकार से, लहरनुमा चलती हैं, इस प्रकार ऐसे चलती हैं ये, तो ये होगी लहरनुमा, तो लहरनुमा ये तरंगे चलती हैं। तो क्या समझे यहाँ तक आप, इस जहाँ से भूकंप की शुरुआत हो रही है वो है हमारे पास में केंद्र या भूकंप मूल, वहाँ से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो पी और एस तरंगे हैं, जिनको भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। और जहाँ पर ये पी और एस तरंगे जाकर के टकरा रही हैं उसे हम एपिसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। और जहाँ भूकंप आते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है दुर्बलता मंडल कहा जाता है, ठीक है, दुर्बलता मंडल कहा जाता है उसे। और जहाँ पर टकराता है वहाँ पे एपिसेंटर बनेगा, और उस एपिसेंटर के से जो निकलने वाली तरंगे हैं वो कौन सी हो जाएंगी, एल तरंगे हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा जो घातक, सबसे ज़्यादा जो विनाश होता है वो एपिसेंटर के पास में होता है। एपिसेंटर के कहाँ होता है, पास में होता है, एपिसेंटर पर नहीं होता, ये देखिएगा, एपिसेंटर पर नुकसान नहीं होता, एपिसेंटर के पास का जो इलाका होता है वहाँ अधिक नुकसान होता है ये, ठीक है दोस्तों। ये तो था हमारे पास में इसका बेसिक भूकंप के तत्व, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे रहेगी कि इनका जो ये पथ निर्धारण किया गया है, ये जो पथ इनका निर्धारण किया गया है, ये पथ निर्धारण जेफरीज के द्वारा किया गया, जेफरीज के द्वारा इसका पथ निर्धारण किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में भूकंप क्रियाएं। तो भूकंप क्रियाएं क्या है, इसको हमने दो भागों में बांटा है, भूकंप के प्रकार और भूकंप का मापन। तो भूकंप के प्रकार कृत्रिम प्रकार हो सकते हैं, प्राकृतिक हो सकते हैं। कृत्रिम के अंदर खनन क्रिया के समय जब मानव खनन करता है, कृत्रिम यानी कि मानवीकृत, है ना, मानव के द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं होती है वो कृत्रिम वस्तुएं कहलाती हैं, और प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं वो प्राकृतिक कहलाती हैं। तो खनन कार्य जो है वो किसके द्वारा कृत्रिम रूप से होता है, तो इसीलिए जब खानों के अंदर खुदाई की जाती है, जिस वजह से वहाँ का जो भार है वो कम हो जाता है। वहाँ का जब भार जैसे ही कम होता है तो पृथ्वी अपना भू संतुलन बनाते टाइम वो उसका वहाँ पे क्या होता है, हलचल होती है। इसके अलावा विस्फोट या परीक्षण के समय
झटके लगते हैं, हलचल होती है आसपास के इलाकों में, तो वो भी भूकंप का ही रूप होता है। बहुत छोटे छोटे भूकंप आते हैं। और निर्माण कार्य, जब अपन कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो वो बिल्डिंग के गिरने से जब थोड़ा बहुत तो कंपन आसपास के इलाके में देखा जाता है, तो वो कौन सा होगा, निर्माण कार्य के द्वारा हुआ कंपन होता है, यानी मानवकृत होता है, मानव के द्वारा जनित भूकंप कहलाते हैं वो। इसके बाद देखिए प्राकृतिक, तो प्राकृतिक को हम दो भागों में बांटेंगे, भूकंप मूल के आधार पर कि भूकंप आ कहाँ से रहा है, और भूकंप आ किन कारणों से रहा है, या किन के साथ भूकंप आ रहा है, किस वजह से भूकंप आ रहा है, वो हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो भूकंप मूल यानी उथला भूकंप किसे कहते हैं, जब भूकंप 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की गहराई से आएगा तो उसे हम उथला भूकंप कहेंगे। और जब 50 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई से भूकंप आता है तो उसे मध्यम कहते हैं। और 200 से 750 किलोमीटर की गहराई से जब भूकंप आता है तो उसे पाताली भूकंप कहा जाता है। और यही आप बात ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे भूकंप की गहराई बढ़ती है, गहराई बढ़ती है तो भूकंप का विनाश प्रभाव भी क्या होता है, विनाश प्रभाव भी क्या होता है, बढ़ता है, उतना ज़्यादा वो विनाश अधिक करता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए कारक, अब जो भूकंप है वो कैसे आ रहा है, ज्वालामुखी के विस्फोट से आ रहा है, विवर्तन क्रिया से आ रहा है, प्लेटों का विवर्तन हो रहा है इस वजह से, और भू संतुलन की वजह से हो रहा है, भूमि का संतुलन हो रहा है, प्रत्यास्थ और बांधों से जनित भूकंप आते हैं। और लेकिन ध्यान रखना कि बांधों से जनित जो भूकंप हैं वो प्राकृतिक में गिने जाएंगे, वो कृत्रिम में नहीं गिने जाएंगे। क्यों, उसको हम आगे चल के देखते हैं। फिर देखिए मापन की प्रणाली, तो देखिए सिस्मोलॉजी क्या होता है, सिस्मोग्राफ, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल और चीनी समाज का ज्ञान, तो ये हमें इसके अंदर रीड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा हाँ, आगे तो बस ये उसी प्रकार से कि जहाँ से भूकंप आता है उसे हम क्या कहेंगे, भूकंप केंद्र कहते हैं। और जो ये चारों तरफ तरंगे निकल रही हैं ये क्या होती हैं, भूकंप तरंगे होती हैं। और ये फॉल्ट है, ये किसी ना किसी फॉल्ट की वजह से, दरार की वजह से ही भूकंप आ रहा होता है ना। और जहाँ ये सबसे पहले जाकर के टकराएगा, जहाँ ये सबसे पहले टकराएगा उसे हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहा जाता है। और उसके बाद ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास में लिथोस्फीयर हो गया, दुर्बलता मंडल आ गया, ठीक है। अब देखिए यहीं पर कर लेते हैं, पहले अपन क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले अपन करने जा रहे हैं कृत्रिम भूकंप के बारे में थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। तो कृत्रिम भूकंप तो अपन जैसे कह लेते हैं कि मानव के द्वारा, है ना, मानव द्वारा जनित, तो मानव के द्वारा किए गए तत्कालीन कार्यों से उत्पन्न होने वाले भूकंप जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कृत्रिम भूकंप कहलाते हैं। तो इनके प्रकार अपन देख लिए, 3 प्रकार हैं, ठीक है। आगे देखिए प्राकृतिक भूकंप। प्राकृतिक भूकंप में हमने जो देखा था, प्राकृतिक भूकंप के अंदर उसमें हमने देखा था कि भूकंप मूल कितना गहरा है, भूकंप मूल कितना गहरा है। तो देखिए जब भूकंप मूल की बात करते हैं तो भूकंप मूल, उथला भूकंप यानी 10 से 50 किलोमीटर ये सामान्य भूकंप होते हैं। और अधिकांश विश्व में उथले भूकंप ही आते हैं, ज़्यादा गहरे भूकंप नहीं आते हैं। और मध्यम की बात करें तो वो 50 से 200 किलोमीटर की गहराई से आते हैं। और पाताली भूकंप की बात करें तो इन्हें प्लेटोक भूकंप भी कहा जाता है, इनको प्लेटोक भूकंप भी कहा जाता है। और ये सर्वाधिक गहराई से भूकंप आता है, ये सर्वाधिक गहराई से आता है और इनका विनाश प्रभाव सबसे अधिक होता है। इनका विनाश प्रभाव क्या होगा, विनाश प्रभाव सर्वाधिक होता है, विनाश प्रभाव सर्वाधिक, यानी जिस प्रकार से जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी विनाश प्रभाव भी उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ में आप ध्यान रखिएगा कि जब भूकंप आता है तो भूकंप, नोट लगा के आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कि भूकंप जब आता है तो भूकंप आने से वायुमंडल के अंदर रेडॉन गैस की मात्रा जो होती है वो बढ़ने लगती है। वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा जो होती है वो बढ़ने लगती है, ठीक है, इंक्रीज होने लगती है।
और नेक्स्ट आता है इसके बाद में हमारे पास में उथला, ये हम देख ली सारी। अब आते हैं कारक का। कारक के आधार पर हम देखते हैं ज्वालामुखी से उत्पन्न भूकंप, है ना। तो ज्वालामुखी, तो देखो ज्वालामुखी और भूकंप जो है ना वो पूरक है एक दूसरे के। ज्वालामुखी और भूकंप जो है ना, भूकंप ये पूरक हैं। पूरक मतलब इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होगा वहाँ पर भूकंप आएगा ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को, भूकंप वहाँ आएगा ही। और जो ज्वालामुखी होते हैं ना, ज्वालामुखी, इनको क्या कहते हैं, इनको पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। इनको पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं, सुरक्षा बल्ब कहते हैं। इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, किसको, ज्वालामुखी को कहा जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद आगे देखिए भूसंतुलन भूकंप जो होता है, भूसंतुलन। तो भूसंतुलन, देखिए भूसंतुलन हमारे पास में भूकंप जो क्या है वो है इस प्रकार से होता है कि जब नदियाँ बहती हैं तो नदियाँ जो है अपने साथ में अपर्दन करके लाती हैं, मिट्टी का अपर्दन करके लाती हैं, और उस मिट्टी का अपर्दन जो होता है वो सागरों के अंदर ला करके क्या कर देती हैं, उसका निक्षेपण कर देती हैं। मतलब कि मिट्टियों को अपने साथ में, यानी किसी भी चीज़ को अपने साथ बहाना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है, और छोड़ना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है, निक्षेप कहलाता है। और ये जो छोड़ा गया पदार्थ होता है इसे क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं, अवसाद। ये अवसाद होता है। ये तीनों के तीनों टर्म्स जो है ना, तीनों के तीनों जो हमारे शब्द हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर अवसाद इकट्ठा होता है तो अवसाद इकट्ठा होने से यहाँ पे भार बढ़ता है, भार में वृद्धि होती है, और भार में वृद्धि होने के कारण यहाँ से जो उत्क्षेप यानी तरंगें होती हैं, यानी अंदर की भूगर्भिक ऊर्जा होती है वो सक्रिय हो जाती है। और जैसे भूगर्भिक ऊर्जा सक्रिय होती है तो वह कहाँ जाती है, अपना संतुलन बनाने के लिए पर्वतों पे जाती है, और पर्वतों पर जाकर के यहाँ पर क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। पर्वतों पर क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारे पास में भू संतुलन का सिद्धांत। अब देखो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं तो बांधों द्वारा, ठीक है, बांधों द्वारा निर्मित, बांधों द्वारा जनित भूकंप। अब क्या होता है कि इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि ये हमारे पास में पर्वत है और इसके बाद में हम चले गए कहाँ पे, पानी इसका जा रहा है, समुद्र में पानी जा रहा है, और हम सोचते हैं कि पानी समुद्र में ना जाए, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बांध बना लेते हैं। जब बांध बना लेते हैं तो जो गाद, जो ये निक्षेप, जो ये अवसाद सागर में जमा होना था वो कहाँ जमा हो जाता है, इस बांध की तली में जमा हो जाता है। इस बांध की तली में यहाँ पे जमा हो जाता है, क्या, वो गाद यहाँ पे जमा हो जाती है। गाद जमा होने से यहाँ पे क्या होता है, भार वृद्धि होती है। भार में जैसे वृद्धि होती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें दरार आ जाती है, दरार आ जाती है नीचे। तो जैसे दरारें आती हैं तो वहाँ से भूकंप, यानी एक प्रकार का जैसे ईंट टूटती है तो वो उसके बीच में दरार आती है, तो दरार आते टाइम वो क्या करती है, मतलब कंपन करती है, विस्फोट की तरह एक छोटा सा विस्फोट या छोटा सा एक ब्लास्ट होता है। तो वही चीज़ उसी प्रकार से यहाँ पे बांधों की तली में भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अब यहाँ पे जो बांधों से निर्मित जो आएंगे ना भूकंप, वो बांधों की तली में ही आएंगे। कहाँ पे आएंगे, बांधों की तली में आएंगे। जैसे हम कह रहे हैं कोयना बांध जो है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र का जो कोयना बांध है वहाँ सबसे बड़ा जो भूकंप आया था 1967 में आया था, 1967। और उसके बाद में 1993 और 1997 के अंदर थोड़े बहुत छोटे बहुत उसमें भूकंप आए थे, ठीक है। तो ये कारण क्या है, ये भी गाद का जमा होना, मिट्टी अवसाद का जमा होना ही कारण होता है इसका, बांधों की तली में भूकंप आना, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है प्रत्यास्थ पुनः संचलन की बात करते हैं हम। प्रत्यास्थ पुनः संचलन जो सिद्धांत है वो आता है इसके बाद, ठीक है। जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमने ज्वालामुखी से देख लिया, ज्वालामुखी के बाद में हमने भू संतुलन देख लिया, बांधों से नहीं देख लिया। अब हम देखते हैं प्रत्यास्थ पुनः संचलन, ठीक है, प्रत्यास्थ पुनः संचलन। पुनः संचलन सिद्धांत, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये प्रोफेसर रीड के द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर रीड के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर कि दिन के समय
सूर्य ताप यानी तापमान अधिक होने के कारण तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, चट्टानें जो होती हैं वो फैलती हैं। चट्टानें क्या होती हैं, फैलती हैं, मतलब अपना आकार से थोड़ा अधिक फैल जाती हैं। और जैसे ही रात को क्या होता है, रात को जैसे ही तापमान कम होता है, ठीक है, तापमान अधिक हुआ तो क्या होगी, फैलेंगी। तापमान अधिक तो क्या होगा, फैलेगी चट्टान, फैलना। और जैसे ही तापमान कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, संकुचन होगा, फैलाव और संकुचन होता है। तो इस फैलाव और संकुचन की प्रतिदिन की क्रिया यानी रिपीट होता रहता है, जब जैसे प्रतिदिन, क्योंकि दिन में ये कब होता है, दिन के समय फैलती हैं चट्टानें और रात के समय क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती हैं। तो प्रतिदिन फैलना, संकुचित होना, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे उन चट्टानों के बीच में क्या हो जाता है, क्रैक आ जाता है, यानी दरारें आ जाती हैं, वो चट्टानें टूट जाती हैं। और टूटते समय वो क्या करती हैं, यहाँ पे विस्फोट करती हैं, जिस विस्फोट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, भूकंप आता है। देखो ये जो क्रिया है ना, फैलने और सिकुड़ने की क्रिया है, तो इस कारण या फैलने सिकुड़ने के कारण या पुनः संचरण से जो ऊपरी चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं, और जिससे भूगर्भिक ऊर्जा क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और भूगर्भिक सक्रिय ऊर्जा होकर भूकंप उत्पन्न करती है। देखो सामान्यतः जो ये इस प्रकार के जो कंपन होता है वो गर्म मरुस्थल में होता है। इस प्रकार का जो कंपन होता है वो कहाँ पे होता है, गर्म मरुस्थल में होता है, मरुस्थल। क्योंकि मरुस्थल की एक खासियत होती है कि वो दिन में सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा और रात को उतना ही वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। इसका मतलब दिन में जितना अधिक टेम्परेचर है उतने से काफ़ी कम टेम्परेचर हो जाता है, दोनों में डिफरेंस बहुत अधिक होता है। इसे कहते हैं दैनिक तापांतर, तो दैनिक तापांतर सबसे अधिक किसका होता है, गर्म मरुस्थलों का होता है। यानी दिन में तापमान बहुत अधिक, रात में बहुत कम, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वो बहुत अधिक हो जाता है। तो ये दैनिक तापांतर होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस प्रकार जो तरंगें चलती हैं, तो तरंगें चलने से क्या होता है, ये तरंगें जब ऐसे इस प्रकार अपन कहते हैं, तो ये देखो यहाँ पे तरंगें, छोटी छोटी तरंगें जो है उत्पन्न हो रही हैं। इस ऐसे ही तरंगें यहाँ पे भूकंप वाली तरंगें जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और ये होती है वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ जो है जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी, कहने का मतलब अब यहाँ वेवलेंथ बहुत बड़ी है और यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ क्या है, बहुत छोटी है। तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी क्या होगी, उसकी गति अधिक होगी। कम तो तीव्र, और यदि अधिक तो धीमी। तो गति कैसी होगी, धीमी गति होती है, ठीक है। और फिर देखिए जरा इससे नुकसान क्या होते हैं, तो आग लगना, ठीक है, बांधों का टूट जाना, बाढ़ आ जाना, ये इसके बाढ़ आना, ठीक है, आग लगना, जंगलों के अंदर घर्षण से आग लग जाती है, और दरारें पड़ना, दरारें आ जाती हैं। और इसके अलावा जनधन की हानि होती है, जनधन की हानि होती है, माल की हानि होती है, मतलब मानव द्वारा निर्मित जो होते हैं चीज वस्तुएं वो क्या होती हैं, टूटने लगती हैं। तो एक होता है इसके साथ में ही सुनामी। सुनामी जो है ना हमारे पास में, ये सुनामी जापानी शब्द है। सुनामी जो है ये जापानी शब्द है, और ये सबसे अधिक जापान सागर में आते हैं, जापान सागर में आते हैं, इसलिए जापान सागर में आते हैं सबसे अधिक सुनामियाँ, तो इसलिए उसको जापानी शब्द कहा गया है, सॉरी जापान से ही इसलिए इसकी उत्पत्ति हुई है सुनामी की। अब सुनामी जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, सू का यानी इसको क्या कहेंगे, ये सू कहेंगे, सू प्लस नामी से मिलकर बना है। सू का मतलब होता है बंदरगाह यानी कि तट, सू का बंदर क्या होता है, तट होता है, और नामी का मतलब क्या होता है, लहर होता है, नामी का मतलब लहर होता है, कि इस प्रकार से लहरें आना। तो ये क्या होता है कि जब छोटी लहर आती है, छोटी लहर यहाँ से जब ये इस प्रकार से लहर चली यहाँ से, तो जैसे किनारा आएगा तो किनारे पर लहर जा कर के फिर वापस वहाँ से रिटर्न होगी। तो जैसे रिटर्न होगी उतने में पीछे दूसरी वाली लहर है वो पहुँच जाएगी, और जैसे दूसरी वाली लहर पहुँचेगी तो आगे वह लहर उसको धक्का देगी कि वापस चल, और जैसे ही वो कहेगी वापस चल, तो वो पानी क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाता है, वो पानी क्या हो जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे ये धीरे धीरे पीछे की ओर धक्का लगता है, और ये क्या बन जाती है, एक सुनामी का रूप ले लेती है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा उस समय होता है जब इसका अधिकेंद्र जो होता है, जब भूकंप का अधिकेंद्र कहाँ बनेगा, महासागरों के अंदर बनेगा। जब अधिकेंद्र कहाँ बनेगा, महासागरों या सागरों के अंदर,
यानी जलीय क्षेत्र में जब भूकंप का केंद्र बनता है तब वहाँ पे पानी में हलचल होती है, जिससे यदि महासागर है तो वहाँ पे महासागर सागरों में क्या होगा, सुनामी आएंगी, और छोटे मोटे जो सागर तालाब हैं उनमें क्या होगा, लहरें उठ करके वापस चली जाएंगी अंदर। ठीक है, तो ये था हमारे पास में इससे यानी इसके कारण है ना कि भूकंप आने के कारण क्या है। और इसके बाद हमने देखना था आगे कि भूकंप का जो मापन किया जाता है। और एक हमारा और रह गया था जिसमें हम देखना था किसको, कि विवर्तनिक क्रिया की बात करनी थी। तो विवर्तनिक क्रिया जो है वो हमने प्लेट विवर्तनिकी के अंदर देखा है, जहाँ जहाँ दो प्लेटें आपस में टकराएंगी वहाँ पर जहाँ सबडक्शन होगा, जहाँ पर कन्वर्जन होगा, ठीक है, वहाँ पर भी क्या होगा, भूकंप आते हैं उन क्षेत्रों में। अब चलिए देखिए भूकंप का मापन कर लेते हैं और इसे हम ख़त्म करते हैं भूकंप का मापन करने के बाद में। तो भूकंप का मापन करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सिस्मोग्राफ क्या होता है। सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं, सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं। तो सिस्मोलॉजी जो शब्द है ये किसके दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया, तो रॉबर्ट मेंटल के द्वारा दिए गए। ये किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट मेंटल के द्वारा ये शब्द दिया गया है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में क्या होता है कि यह वह विज्ञान है जिसमें भूकंप संबंधी अध्ययन किए जाते हैं। यानी भूकंप संबंधी अध्ययन करने को हम क्या कहेंगे, सिस्मोलॉजी कहेंगे, भूकंप विज्ञान कहेंगे, हिंदी में से भूकंप विज्ञान कहते हैं। और सिस्मोग्राफ क्या होता है, जिस पर सिस्मोग्राफ यानी जहाँ पर सिस्मिक वेव्स यानी कि भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। भूकंपीय तरंगें जो है वो मापी जाती हैं। इस प्रकार से ये भूकंपीय तरंगों का हम क्या करते हैं, मापन। ये बहुत ही छोटी सी पिन लगी होती है और ये क्या होती है, इस प्रकार से चलती रहती है। और जब झटका बड़ा लगता है तो वो ज़्यादा हिलती है, जब झटका छोटा होता है तो वो कम हिलती है। तो इस प्रकार से हिलने से, और इसके साथ साथ क्या होता है, वो ये जो चीज़ है, ये बेलनाकार जो होता है ये रोटेट होता रहता है। जैसे जैसे वो आगे आगे हिलती रहती है उसी कंपन से वो भी क्या होता है, रोटेट होता रहता है। जिस कारण हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ नोट किया जा सकता है, ग्राफ पर इसको नोट कर सकते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद देखिए सिस्मोग्राफ हो गया। और फिर हम बात करते हैं मर्केली की। तो मर्केली था हमारे पास में, मर्केली जो था ना, मर्केल स्केल है ना, मर्केल स्केल जो था ये मर्केली के द्वारा बनाया गया था। मर्केली विद्वान था एक, मर्केली, जिसके द्वारा ये भूकंप के लिए बनाया गया था 1902 के अंदर, 1902 में। और ये कहाँ का था, इटली का था। इटली का मर्केली था जिसके द्वारा मर्केल स्केल बनाया गया था। और इसकी बात को आपने ध्यान रखना है क्या, कि ये जो स्केल है ना ये मानव की ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है, मतलब अनुभव आधारित है। ये जो है ना ये अनुभव आधारित है, अनुभव यानी आपने कितना अनुभव किया, यानी सबसे सर्वे किया जाएगा। हाँ आप बताओ भी आपने कितना अनुभव किया, कितना झटका अनुभव किया। उस हिसाब से फिर क्या है कि 1 से लेकर के हमारे पास में 12 नंबर होते हैं स्केल के अंदर, और उस हिसाब से हम उसका क्या करते हैं, मापन करते हैं। जबकि ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है, वैज्ञानिक कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो इसमें भूकंप के विनाश प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। विनाश प्रभावों का अध्ययन किया जाता है कि विनाश प्रभाव कितना हुआ है, उस हिसाब से उसको रैंकिंग दी जाती है। तो इसलिए ये क्या है, दोषपूर्ण होता है। दूसरा हम देखते हैं तो रिक्टर स्केल जो है ये एक वैज्ञानिक स्केल है, वैज्ञानिक स्केल है। इसका प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, ये रिक्टर स्केल हमारे पास में। तो रिक्टर स्केल जो है इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो होता है ये खुला स्केल होता है, खुला, यानी इससे भी अधिक का मापन किया जा सकता है इसके अंदर। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि इसकी जो आविष्कार किया था वो किया था चार्ल्स रिचर ने किया था। चार्ल्स रिचर के द्वारा चार्ल्स, इसको लिखेंगे अपन चार्ल्स रिचर के द्वारा इसको क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। और चार्ल्स रिचर जो थे वो कहाँ के थे, वो फ्रांस के थे। ठीक है, 1900 ये टाइमिंग अगर हम बात करें तो 34-35 की टाइमिंग है, 1934-35 की टाइमिंग है जिस समय इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, और फिर आप देखेंगे इसमें कि जो हमारे पास ये स्केल है इसमें क्या होता है, इसमें मात्रात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक स्केल है ये बड़ा, वो दूसरा जो था वो कौन था, गुणात्मक था। ये कौन सा है, मात्रात्मक
मात्रात्मक स्केल है, ठीक है, मात्रात्मक स्केल है और इसके अंदर उसकी तीव्रता की गणना की जाती है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तीव्रता का मापन किया जाता है कि भूकंप कितनी तीव्रता का आया था। उसमें क्या किया था, मरकेली में क्या किया था हमने, विनाश प्रभावों का अध्ययन किया था, जबकि इसमें मात्रात्मक है इसलिए इसमें किसका किया जाता है, तीव्रता का मापन किया जाता है। और यह एक लघुगणक स्केल है, लघुगणक, जिसमें प्रत्येक गणक जो होता है वो अलग अलग डिवाइड होता है। इस प्रकार से देखिए ये एक लघुगणक स्केल है, इसमें अलग अलग डिवाइड है, 1, 1.0, 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे आगे चलेंगे तो ये कहाँ तक होता है, हाईएस्ट ये 9.9 तक होता है और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। फिर इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें जब एक गणक से दूसरे गणक की जब हम बात करते हैं, एक गणक से दूसरे गणक की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो भूगर्भिक ऊर्जा, जिस भूगर्भिक ऊर्जा के कारण एक रिक्टर स्केल का, एक रिक्टर तीव्रता का भूकंप आया है, एक रिक्टर तीव्रता का जो भूकंप आया है जिस भूगर्भिक ऊर्जा से, उससे 32 गुना अधिक ऊर्जा से 2 रिक्टर का भूकंप आएगा। यानी एक पिछले एक गणक से अगला गणक जो होता है उस गणक के अंदर 32 गुना भूगर्भिक ऊर्जा होती है, 32 गुना भूगर्भिक ऊर्जा उसमें होती है, ठीक है। और अंत में अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो 1965 के अंदर इसमें गुटेनबर्ग के द्वारा संशोधन किया गया था। 1965 के अंदर गुटेनबर्ग जो है उसके द्वारा क्या किया गया था, इसके अंदर संशोधन किया गया था, ठीक है। और ये क्या है, एक शुद्ध वैज्ञानिक स्केल होता है। फिर देख लीजिए इसके दो बातें, सहकंपन क्या होता है और समकंपन क्या होता है। सहकंपन और समकंपन, देखिए सहकंपन वो होता है, सहकंपन, सहकंपन यानी एक ही समय पर आने वाले भूकंपों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो सहकंपन रेखा कहलाती है। सहकंपन यानी एक ही टाइम पर भूकंप आ रहे हैं, एक टाइम पर यहाँ भूकंप आ रहा है, यहाँ पर भी भूकंप आ रहा है, इस एरिया में भूकंप आ रहा है, यहाँ पर भी भूकंप आ रहा है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो कौन सी होगी हमारे पास में, सहकंपन रेखा कहलाएगी। अब चाहे यहाँ पर 5 है रिक्टर का तीव्रता का आया हो, यहाँ पे 9 तीव्रता का आया, यहाँ 4 का आया होगा, यहाँ 3 का आया हो ना, चाहे कितने का भी हो, लेकिन इनको समान एक ही समय पर आए हैं इसलिए इसको सहकंपन रेखा कहेंगे। और जब क्या होता है कि यहाँ पर भूकंप आया है वो 3 रिक्टर का आया, यहाँ पे भी 3 रिक्टर का आएगा, यहाँ पे भी 3 रिक्टर का, यहाँ पे भी 3 रिक्टर का, तब हम जब इनको मिलाने वाली रेखा होगी उसे हम कहेंगे समकंपन। उसे क्या कहेंगे, समकंपन रेखा कहते हैं। समकंपन यानी कि समान कंपन वाले भूकंपों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, समान कंपन वाले, जहाँ कंपन समान हुआ हो, टाइमिंग चाहे अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय मतलब टाइम कंपन समान हो तो समकंपन कहेंगे, और अगर टाइमिंग समान हो तो सहकंपन कहेंगे, सहकंपन, ठीक है। और अंत में हम देख लेते हैं इसका भूकंप का वितरण जो है। तो भूकंप का वितरण उसी प्रकार से जैसे आपने ज्वालामुखी का वितरण देखा है, तो जहाँ जहाँ पर ये त्रिभुज बने हुए हैं ये तो क्या है, ज्वालामुखी के हैं, और जहाँ पर ये पिंक कलर की शेडो की गई है ये भूकंप का एरिया है। ये सारा का सारा ये किसका है, भूकंप का एरिया मिलेगा, ठीक है। तो ये भूकंप का एरिया है। यहाँ किस वजह से भूकंप आ रहे हैं, प्लेट विवर्तनिकी की वजह से आ रहे हैं यहाँ पर भी, और यहाँ देखो जहाँ ज्वालामुखी नहीं है, इस एरिया में भारत में ज्वालामुखी नहीं है, तो यहाँ किस वजह से आ रहे हैं, तो प्लेट विवर्तनिकी के कारण ये भूकंप आते हैं, ठीक है, इस एरिया में। तो इसमें 3 पेटियाँ हैं, एक हमारे पास में परिप्रशांत पेटी है, परिप्रशांत पेटी जहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। एक हमारे पास में यहाँ पे मध्य अटलांटिक पेटी है, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है, यहाँ पर भूकंप आएंगे। और एक हमारे पास में मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, भूकंप आते हैं।
तो हमारे पास में 3 इसके क्षेत्र आते हैं, ध्यान रखिएगा, परिप्रशांत पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी, जहाँ पर भूकंप आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।